हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जाम के 15 मार्च 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। और ये सारे क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें हेल्प हो सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच रितेश, मुझे ये क्वेश्चन शेयर करने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे ना 2 पॉइंट आता है। अगर डायरेक्ट पूछ ले गौतम बुद्ध की माँ तब तो उसका आंसर महामाया होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि गौतम बुद्ध की पालक माँ का नाम बताइए, पालक माँ मतलब हो गए कि इनको किसने पाला पोसा था, ठीक है। या ये बोले कि धाय माँ, या ये बोले कि दूसरी माँ, ठीक है। तो इनका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि जो महामाया है गौतम बुद्ध की जन्म माँ है, यानी कि इन्होंने ही, महामाया ने ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ठीक है। वह कोली गणराज्य की एक राजकुमारी है। वह देवरिया राज्य के शासक के परिवार से थी और जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला पॉइंट है, देवरिया प्राचीन इतिहास में कौशल राज्य का हिस्सा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि देवरिया किस प्राचीन इतिहास में किसका हिस्सा था, तो कौशल राज्य का हिस्सा था। कौशल राज्य का पूरा क्षेत्र आर्य सभ्यता का प्राचीन केंद्र था। वर्तमान जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। देवरिया जिला 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जिले से अस्तित्व में आया, ठीक है। जिला देवरिया से घिरा हुआ है। उत्तर में जिला कुशीनगर, जिला गोपालगंज और सिवान जो बिहार, ठीक है, बिहार राज्य में पूर्व में, और जिला मऊ और जिला बलिया दक्षिण में, और पश्चिम में जिला गोरखपुर। याद रखिएगा, मतलब कि देवरिया का ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जान लीजिए जो बस्ती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, गोंडा उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है, और गोरखपुर भी लेखक मुंशी प्रेमचंद और रहस्यवादी कवि कबीरदास की कर्मभूमि फिराक गोरखपुरी का जन्म स्थान है। ये सब याद रखिएगा। और कपिलवस्तु राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे, और बुद्ध के जो बिहार को बोध गया में ज्ञान, और अगला पॉइंट है बुद्ध को बिहार में बोध गया, बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। याद रखिएगा, बुद्ध फॉर बोध, ठीक है। यानी बोध मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ को बोध होना यानी कि ज्ञान होना। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुआ, ठीक है। तो ये सब एडिशनल फैक्ट है, याद रखिएगा, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि गोरख मतलब कि सीधा पूछते सीएम योगी आदित्यनाथ किस स्टेट के हैं, ठीक है, ये बताइएगा। या किस स्टेट के पहले सांसद रह चुके थे, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, माया बुद्ध की जन्म माता है, बताया भी महामाया बुद्ध की क्या है, जन्म माता, यानी कि ये इन्होंने इनको जन्म दिया था। और महाप्रजापति गौतमी सुप्पा बुद्ध और कोलियान राजकुमारी की बहनें थी। तो जो महाप्रजापति गौतमी है ना, वो इनकी पालक माता है, ठीक है। तो बुद्ध की मौसी होने के कारण, देखिए 2 मौसी थी, एक महाप्रजापति गौतमी सुप्पा बुद्ध और कोलियान राजकुमारी, ठीक है। तो इनकी मौसी होने के कारण महाप्रजापति ने उन्हें गोद ले लिया और उनकी बहन माया की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया, ठीक है। तो महामाया प्रजापति या महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। याद रखिए कि इनकी पालक माँ कहलाई। बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतम बुद्ध से समन्वय प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और पहली भिक्षुनी भी थी। देखिए क्या भिक्षुनी यानी कि बौद्ध नन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला नन, ठीक है, मतलब कि गौतम बुद्ध से समन्वय प्राप्त करने वाली पहली महिला तो महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। और पहली भिक्षुनी यानी कि बौद्ध नन तो कौन है, ये भी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगा ना। चलिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। महायान, जो महायान बुद्ध का है, ठीक है, बौद्ध धर्म का, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद एक समूह विकसित हुआ जो मानता था कि सभी मानवता के लिए करुणा पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और यह शिक्षा पूरी तरह से सभी के लिए उपलब्ध है। जो लोग नए विस्तार आदेशों का पालन करते हुए खुद महायान कहलाते थे या कहते थे, जिसका अर्थ है बड़ा बेड़ा। देखिए यहाँ से एक पॉइंट आएगा कि महायान का क्या मतलब होता है, तो बड़ा बेड़ा, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में सभी अभ्यास करने वाले बुद्ध प्रशिक्षु बोधिसत्व है, ठीक है। महायान देशों में बुद्ध की छवियों को मंदिरों और घरों में पूजा की वस्तु के रूप में स्थापित किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई महायान से, ठीक है। हीनयान क्या है देखिएगा, हीनयान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद से
बौद्ध धर्म की शैली को अपनाने की दिशा में एक आंदोलन चल रहा था। प्रारंभिक भिक्षुओं ने व्यक्तिगत ज्ञानोदय पर ध्यान केंद्रित किया, स्वयं के लिए आध्यात्मिक उत्तर की तलाश की और दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। लेकिन जानकारी गंभीर रूप से आम समुदाय तक ही सीमित थी, क्योंकि यह माना जाता था कि केवल मिंक ही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस खंड को हीनयान या थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट क्या निकलेगा कि हीनयान को और किस नाम से जाना जाता है, तो थेरवाद को, ठीक है, थेरवाद नाम से। थेरवाद का अर्थ होता है बड़ों का मार्ग। थेरवाद का क्या अर्थ होता है? बड़ों का मार्ग। अगला है मिलिंद पन्हा। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सब ऐड की हूँ यहाँ पे। मिलिंद पन्हा या मिलिंडा का प्रश्न, ठीक है, मिलिंडा के प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बौद्ध पाठ है जो आमतौर पर पाली कैनन में शामिल नहीं है। फिर भी मिलिंद पन्हा को महत्व दिया जाता है क्योंकि यह बौद्ध धर्म के कई सबसे कठिन सिद्धांतों को बुद्धि और स्पष्टता के साथ संबोधित करता है। मिलिंद पन्हा राज मैनेंडर प्रथम पाली में मिलिंडा और नागसेन प्रथम एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु के साथ एक संवाद प्रस्तुत करता है। मैनेंडर में एक इंडो यूनानी राजा था जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लगभग 160 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह बैक्टीरिया का एक राजा था, एक प्राचीन साम्राज्य जिसने अब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, साथ ही पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। तो ये इतनी बातें हुई हमारे बौद्ध धर्म से। तो ये सब याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो मैंने ऊपर बताया ना कि उनकी पालक माँ कौन है और उनकी रियल माँ कौन है और पहली समन्वय प्राप्त करने वाली कौन है और पहली भिखुनी कौन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सीधा पूछा जाता है गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुई। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नृत्य है जिसमें नृत्य करते करते पूजा की जाती है। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मुझे इसका आंसर सच में नहीं पता कि कौन सा है, ठीक है, तो मुझे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अगर इस टाइप से ऑप्शन में हो तो आप लगा के आ सकते थे। जैसे चारकुला नृत्य रूप जो चारकुला नृत्य है, ठीक है, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक ले जाती हैं। यह लोकप्रिय नृत्य पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य भगवान कृष्ण और उनके आसपास के जीवन के मिथकों से जुड़ा है। यह लोक नृत्य रसिया की लोक धुनों पर भी किया जाता है, जो प्रेम का जश्न मनाने वाला गीत है, ठीक है। थोड़ा और की पॉइंट में देख लेते हैं। इस नृत्य में घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े कई स्तर में गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं, कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। देखिएगा कि प्रत्येक पिरामिड में 108 जले हुए तेल के दीपक एक सर्पिल व्यवस्था में होते हैं। यह होली के तीसरे दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन राधा का जन्म हुआ था। चारकुला नृत्य कृष्ण और ब्रज के चरवाहे समुदाय द्वारा इंद्र पर जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और भी हम नृत्य थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य है जो हमारे आने वाले शिफ्ट में इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे छोलिया नृत्य देखिएगा। जो छोलिया भारत के उत्तराखंड के कुमायूं प्रमंडल में प्रचलित एक नृत्य है। तो छोलिया कहाँ का है, सीधा पूछेगा उत्तराखंड, ठीक है। यह मूल रूप से एक बारात के साथ किया जाने वाला तलवार नृत्य है। तो पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो तलवार नृत्य है, तो छोलिया। बारात के साथ किया जाने वाला नृत्य छोलिया, ठीक है। अब इसे कई शुभ अवसरों पर भी किया जाता है। अगला है छऊ नृत्य। छऊ, जिसे चाऊ या छाऊ के रूप में भी लिखा जाता है, यह अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो जंगी, आदिवासी और लोक परंपराओं के साथ उड़ीसा मयूरभंज जिले में उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे झारखंड और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी क्षेत्रों में फैला। तो बेसिकली छऊ कहाँ का है, तो उड़ीसा का। अगला है दुमहल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुमहल नृत्य उत्तर भारतीय जम्मू कश्मीर, ठीक है, और जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल क्षेत्र के वट्टल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दुमहल नृत्य में विशिष्ट शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इतनी बातें हुई नृत्य। अगला क्वेश्चन है 17वां मिस यूनिवर्स कहाँ आयोजित किया गया। तो पहले ये जान लीजिए कि जो 17वां मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो हरनाथ संधू बनी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इंडियाज़ हरनाथ संधू hailing from Chandigarh was being crowned Miss Universe 2021 2 decades after Lara Datta won the title in 2000. She beat contestants from Paraguay and South Africa में याद रखिएगा। She was crowned at the contest held in Eilat, Israel on 13 December 2021, ठीक है। तो वो कब क्राउन जीती, तो जो एलियट में इजराइल में हुआ, कब हुआ, 13 दिसंबर 2021 को। India had earlier won the coveted crown twice with Susmita Sen bagging the title in 1994 and Lara Datta in
2000, ठीक है, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि दिस वॉज द 70th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स इवेंट, ठीक है। तो ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि ये कौन सा 70वां, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि ये कौन सा एडिशन था, तो 70वां एडिशन था, ठीक है। संधू वॉज प्रेजेंटेड दिस ईयर क्राउन बाय द फॉर्मर मिस यूनिवर्स 2020 फ्रॉम मैक्सिको एड्रियो मेजा। संधू रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2021। तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2020 फ्रॉम मैक्सिको, ये कौन बना, तो हमारी हरनाज संधू बनी, ठीक है। और ये मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया कौन बना, तो ये भी हमारी हरनाज संधू बनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान को किस वर्ष अपनाया गया, तो 26, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को। हमें तो नहीं लगता कि पॉलिटी से क्वेश्चन किसी का छूटेगा, क्योंकि सीधा सीधा पूछता है, या तो पूछ लेगा कि कब संविधान से जो बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उससे डायरेक्ट पूछ लेगा कब अपनाया गया, कब लागू किया गया, कितने सदस्य थे, ये सब, समिति गठन, ये सब, ठीक है। और क्या आर्टिकल से, सीधे आर्टिकल से पूछ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में भी हेल्प हो सके। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारत के संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, तो 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना तो सबको रटा गया होगा, ठीक है। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था नागरिकता से रिलेटेड था, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड था, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अगर भाग पूछता है तो भाग 2, भाग कौन से, भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट में देख लेते हैं, जो भाग 4 है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 6 में क्या है, राज्यों के साथ सौदे, अनुच्छेद 152 से 237। और भाग 9 में क्या है, पंचायतों से संबंधित, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 क्यों, ठीक है। तो ये सब यादें रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के कार्यकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। किस मुगल शासक के कार्यकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। आपको बिलीव नहीं होगा, ये क्वेश्चन मतलब आया, इसका जो आंसर है ना, मुझे उसका आंसर ही समझ में नहीं आता कि ये आंसर हो कैसे सकता है। एक्चुअली जो मुगल काल में सबसे ज़्यादा नशा करता था उसने ही ये प्रतिबंध लगाया था। सभी को पता है कि सलीम जो थे अकबर के पुत्र, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, एनी टाइम नशे में रहते थे। लेकिन सौभाग्य की बात कहें कि इन्होंने ही तंबाकू पे क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है, जिन्हें हम सलीम कहते हैं ना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू पेश किया गया था। अभी तो ख़त्म करने की बात पूछी है ना एग्ज़ाम में, अगर कब शुरू हुई थी तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में, कब, जो 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। तंबाकू का सेवन इतना लोकप्रिय हो गया कि जहांगीर को इसे प्रतिबंधित करने के लिए 1617 के आसपास एक डिक्री पास करनी पड़ी। जहांगीर, उनका मूल नाम नूर उद दीन मोहम्मद सलीम था, याद रखिएगा। वह अकबर का सबसे बड़ा पुत्र और मुगल राजवंश का चौथा शासक था, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया। उन्हें एक पुत्र राजकुमार खसरू मिर्ज़ा और राजकुमार खुर्रम द्वारा सिंहासन के लिए चुनौती दी गई, लेकिन वे अपने दोनों बेटों पर अत्याचार करने में सफल रहे।
अब थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं मुग़ल काल आया है तो इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर वह मुग़ल राजवंश के संस्थापक और पहले सम्राट थे। वह अपने पिता के तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी माँ के तरफ से चंगेज़ खान के वंशज थे। उनका शासनकाल 1526 से 1530 तक 4 वर्षों तक चला और उनके पुत्र हुमायूं ने उनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, उसने वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, जो वो हारे गए। मतलब इन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और इस तरह लोदी वंश के मतलब कि समाप्त हो गए। तो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया। किसने? बाबर ने हराया। हाँ, कब? 1526 में। उसने 1527 में खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। ये सब याद रखिएगा। खानवा की लड़ाई कब की गई? तो 1527 में। अब औरंगज़ेब की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस शासक हैं मुग़ल सम्राट के। तो यह सम्राट शाहजहां और मुग़ल वंश के छठे शासक का पुत्र था। उन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा औरंगज़ेब का नाम क्या है? आलमगीर। उन्हें मुग़ल वंश का अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है और 49 वर्षों के लंबे समय तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। मोहम्मद शाह इनका मूल नाम रोशन अख्तर था और 1719 से 1748 तक मुग़ल सम्राट थे। वह जहान शाह का पुत्र और बहादुर शाह प्रथम का पोता था। उनके अन्य नाम सदा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह रंगीला थे। ठीक है, क्योंकि उनकी कला संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। एक क्वेश्चन आपके लिए, मुग़ल शासनकाल का अंतिम शासक कौन है? उसका नाम बताइएगा, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए और है, ये बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन मुग़ल शासक था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बिलीव नहीं करेंगे एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।